नमस्कार। खबरों की खबर देख रहे हैं आप, मोहताबिश हुसैन। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है और लगातार आ रही तस्वीरें और बयान साफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। आरजेडी विधायक दल की बैठक कल सुबह 1 बजे तेजस्वी यादव के घर 5 देश रत्न मार्ग पर होगी। वहीं जेडीयू विधायक दल की बैठक रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर होगी। आपको पहले पटना में हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीर हम दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत यहां पर नहीं हुई। आमतौर पर इससे पहले दोनों की जितनी तस्वीरें आई हैं उसमें दोनों साथ नजर आए हैं और शाम में राजभवन में आयोजित टी पार्टी में तो डिप्टी सीएम पहुंचे ही नहीं। सीएम के बगल में उन्हीं की पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी बैठे नजर आए। अशोक चौधरी मोबाइल फोन पर कुछ दिखाकर सीएम से बातचीत इस दौरान करते रहे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के लिए जो सीट थी उस पर से उन्होंने पहले तेजस्वी यादव का नाम हटाया और फिर उस पर वो बैठे और सीएम ने इस दौरान अशोक चौधरी को न रोका और न टोका। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक मिलने का वक्त नहीं दिया है। तो बिहार में जो सियासी घटनाक्रम बदला है उसमें बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में नीतीश सभी दलों के लिए मजबूरी भी और जरूरी भी। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। रणवीर, खबरें जो हैं वो काफ़ी हैं, हलचल काफ़ी ज़्यादा है। आप बताइए वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये बैठक बीजेपी की हुई है, अब आरजेडी और जेडीयू की भी बैठक वहाँ पर होनी है। क्या सब कुछ तय हो गया है या अभी भी कोई गुंजाइश यहाँ पर बची हुई है, इसको तलाशने की कोशिश यहाँ हो रही है? राजनीति में गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो ये बड़ा रोचक है कि आमतौर पे राजनीति का सिद्धांत ये है कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे सबसे बड़ा पद उन्हें मिलेगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बीजेपी और आरजेडी के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को समर्थन दिया और तीसरी बार फिर ऐसा होने जा रहा है जब नीतीश कुमार के नंबर्स कम हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। मैं इस वक्त राजभवन पे मौजूद हूँ और मेरे ठीक बगल में मुख्यमंत्री आवास है। शाम को नीतीश कुमार पहुँचे राजभवन में रिपब्लिक डे के मौके पर जो हाई टी था उसमें, और जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी बताएंगे। उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव के घर पे विधायकों की बैठक होती रही, कयास लगते रहे कि कौन विधायक कहाँ है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत चल रही है। और इस बीच में नीतीश कुमार ने भी कुछ बड़े नेताओं के साथ अपने घर पे मुलाकात की। कल विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सांसदों और विधायकों की बैठक यहाँ पटना में होगी। कल दोपहर 1 बजे आरजेडी की एक बैठक होगी तेजस्वी यादव के घर पे और रविवार सुबह 10 बजे जेडीयू की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पे। तो ये सारी सरगर्मियां बता रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो चुका है, बैठकों का दौर जारी है और एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे, लेकिन हाँ, जो गठबंधन है वो महागठबंधन की जगह एनडीए हो जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस तरह की हैं सोर्सेस के हवाले से कि मुख्यमंत्री कल इस्तीफ़ा दे सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं और परसों शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो खुल कर के कोई नहीं बोलना चाहता है और इस बीच में एक नाम ऐसा है जीतन राम मांझी, जो कि नीतीश कुमार के अब तक के राजनीतिक सफ़र में जब से वो सीएम बने तब तक 1 साल से ज़्यादा तक वो मुख्यमंत्री रहे और जीतन राम मांझी के खेमे की तरफ से ये खबर ऐसी बताई जा रही है कि आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफ़र किया। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है और लगातार तेजस्वी यादव इस कोशिश में हैं कि जो उनके विधायक हैं वो सब उनके साथ रहें और जो नंबर्स का खेल है, अगर नंबर्स के खेल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 78 हैं, आरजेडी के पास 79 हैं, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 हैं,
हम यानी जीतन राम मांझी पार्टी के पास 4 हैं, लेफ्ट पार्टीज़ के पास 16 हैं, एक एमआईएम के पास है। अब इस नंबर्स के गेम में अगर हम जाएंगे तो अगर बीजेपी और जेडीयू मिलती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें 4 एमएलएज जीतन राम मांझी के हैं, तो आराम से जो बहुमत का आंकड़ा 122 है, 243 की विधानसभा है, 122 बहुमत का आंकड़ा है और वो नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करे तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी ये सब मिल जाएं, फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 8 नंबर दूर है और इसी वजह से जो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, फिर वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी को इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री का पद और कुछ मंत्रियों का पद मिल सकता है। तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, 1 साल बाकी है, विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने, जिन्होंने कहा था कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री का फिर होता चेहरा हुआ वही वहाँ पर रहेंगे, अब नजर आ रहा है। बहुत गठबंधन शुक्रिया रणवीर आपका, आपने काफ़ी दिलचस्प चीज़ें बताई यहाँ पर कि अभी भी हो सकता है कोशिशें, अब जाहिर है हर पार्टी अपनी तरफ से यहाँ पर कर रही होगी, लेकिन क्या होता है बिहार की सियासत में ये आज और कल में ही यहाँ पर साफ हो जाना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नवीन उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, सैयद रोमान हाशमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमिताभ तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, आपके पास यहाँ पर आते हैं। नीतीश कुमार, ऐसा लगता है कि बिहार की दिशा जो है वो तय करते हैं सियासत की। इस बार फिर से ऐसा ही लग रहा है कि उनका मन है तो वो बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला अगर वो लेते हैं, जो कि लग रहा है अब ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसा फैसला होगा जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए? देखिए, हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो आत्म केंद्रित है। वो केवल राजनीति जो करते हैं वो उन पार्टी से अधिक वो अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो स्टेप उन्होंने लिया है, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्यों बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए। वहां वो इसलिए गए थे कि उनको इस बात की संभावना लगी थी कि अपोजिशन के कॉन्सेंसस कैंडिडेट के रूप में वो प्रोजेक्टेड हो सकते हैं। ये इंडिया अलायंस बनाने के बाद एक पीएम कैंडिडेट, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया। लेकिन जब कांग्रेस के तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं मिला और कोई सपोर्ट नहीं मिला, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अदर्स के द्वारा, जब उन्होंने देखा कि अपोजिशन के कैंप में उनकी गोटी नहीं फिट हो रही है और उनके कोई संभावना नहीं है, देन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एनडीए के साथ अगेन। उससे इनको क्या फायदा है, क्यों वो जा रहे हैं, ये इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि 2025 तक तो वो चीफ मिनिस्टर रह सकते थे आरजेडी के सपोर्ट से। परहैप्स नीतीश कुमार 2025 के बियॉन्ड देख रहे हैं। 25 के बाद वो शायद कंटिन्यू, ना आरजेडी तैयार होती ना बीजेपी तैयार होती। तो नीतीश कुमार हमको लगता है इस बात को देख रहे हैं कि एनडीए के साथ रहने पर अधिक चांस है कि एनडीए सत्ता में लौटेगी, और अगर चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उनको ट्रेड ऑफ करना पड़ा बीजेपी के साथ तो वो सेंटर में 5 साल तक मंत्री बन सकते हैं। मेरा मानना है कि आज के दिन में वो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर का पोस्ट नहीं खाली करेंगे बीजेपी के लिए, और कोई फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिसमें दो बीजेपी के डिप्टी सीएम रह सकते हैं। लेकिन पोस्ट लोकसभा इलेक्शन कोई बीजेपी चेंज हो सकता है, जिसमें नीतीश कुमार सेंटर में जा सकते हैं, या नहीं तो 2025 में वो डेफिनेटली वो सेंटर की राजनीति करेंगे। ये क्लियर हो गया कि वो अगले 5 साल की भूमिका तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब सैयद रोमान हाशमी जी, ये फैसला जो यहाँ पर है, ये बीजेपी के लिए भी कितना आसान होगा इसको लेना? हालांकि वो तो जाहिर है देख रहे होंगे कि क्योंकि बिहार की सियासत ऐसी रही है कि जहाँ 2 पार्टियां एक तरफ होती हैं उनका पलड़ा यहाँ पर भारी हो जाता है। लेकिन अब ये तालमेल कैसा रहेगा, इसका आप भविष्य कैसा देख रहे हैं अब ये दोनों पार्टियां साथ में आती हैं तो? क्योंकि पिछली बार भी आप देखिए काफ़ी खटपट रही थी। जी ताबिश, देखिए जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार का ये जो फैसला है, जहां 1 साल पहले उन्होंने कहा था किसी भी कीमत पे वो नहीं जाएंगे बीजेपी में, चाहे कुछ भी हो जाए, और अब उन्होंने जो फैसला किया है, जैसा कि कहा हमारे मित्र ने कि नीतीश कुमार की जो सियासत है वो आप केंद्रित रही है, सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स वो करते रहे हैं। अब आज से 5 साल पहले अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार में 3 शक्ति का केंद्र है, एक जिधर जाएगी सत्ता सरकार उसकी रहेगी। तो जाहिर उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ, क्योंकि आज तक बीजेपी और आरजेडी के बीच में कोई चुनाव अलायंस आज तक नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी को यह लगता है
कि उन्होंने जो सोशल वेलफेयर वहाँ प्रोग्राम चलाया बिहार में, और खास करके 2 लाख रुपया बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 2 लाख रुपया जो देने का फैसला किया, 50,000 जो उन्होंने दिया। उनको ये लगता है कि वो 90-95 लाख की जो आबादी है, जब 2,000 पे 3,000 पे किसानों को जो मिलता है, तो वो वोट जो है केंद्र को देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, बीजेपी है, पार्टी को देते हैं। तो 2 लाख में तो पूरा वोट हमें थोक से मिलेगा। और अति पिछड़े की जो सियासत प्लस पसमानदा जो मुसलमान का उन्होंने वहां पे शुरू किया, वो कुछ वोट को लेकर के उन्हें लगता है कि ये वोट जो है हम जिधर भी जाएंगे वैसे उधर वोट स्विच ऑफ करेगा। लेकिन नीतीश जी को ये भी सोचना चाहिए कि वो जिस राजनीतिक विरासत का दावा करते हैं, या लालू प्रसाद यादव भी, वो कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, जिनको भारत रत्न अभी भारत सरकार ने दिया है। और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति जो है वो कुर्सी की नहीं थी। वो पहले भी 71 में मुख्यमंत्री रहे, 1 साल रहे, 77 में रहे, वो भी 2-2.5 साल सीएम रहे। उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। वो अपोजिशन की और जनमानस की राजनीति की, इसलिए उन्हें जननायक की उपाधि भी जनता भी उन्हें जननायक ही कहती थी। नीतीश कुमार 45 विधायकों के साथ आज हैं। मतलब मुझे याद लगता है, कभी मुझे मतलब मैं सोचा तो हंसी भी मुझे आई कि इनकी हालत थोड़ी सी, ऐसा ना कहा जाए कि शाह आलम मुगल बादशाह जो कमजोर हो गया था, जो कभी मराठों के गोद में कभी अंग्रेजों के गोद में, ऐसे इनकी सियासत अभी नजर आ रही है। अगर ये पार्टी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं सर, कितने भी विधायक उनके कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, सहयोगी कोई भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। हाँ, वो बात सही है, लेकिन आप ये देखिए कि अभी एनडीए अभी जो चुनाव होगा 2024 में, इसमें बीजेपी जो है वो कितनी सीट अब देगी पार्लियामेंट में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आरजेडी और नीतीश के साथ, जेडीयू के साथ तो सीटों का अलायंस हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उतना सीट देगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब जिसको बोलते हैं कि डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है। ये तय हो गया, जैसी स्थिति में होंगे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव अगर साथ में लड़ते हैं इस बदलाव के बाद, अमिताभ जी। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम यहाँ पर देखें, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार क्यों ना जाएं? उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, सीट शेयरिंग को लेकर कोशिशें की, न संयोजक बनाया, न सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी, तो फिर कितना कोशिश करेंगे वो भी? देखिए, नीतीश कुमार जी के 3 गोल हैं। एक सबसे पहला गोल था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर बनूं, और अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। जब भाजपा ने कांग्रेस को 3-0 से हिंदी पट्टी में हरा दिया, और अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर का जो इनागुरेशन हुआ है, उसके बाद जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है पूरे देश में, उससे नीतीश कुमार को ये समझ आ गया है कि इंडिया ब्लॉक का कोई चांस जो है वो 2024 के चुनाव में नहीं है। तो ये गोल उनका ध्वस्त हो जाता है। दूसरा, उनके आज 16 एमपी हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन में जीत कर आए थे। जब 2014 में वो लड़े थे, उनके 2 लोग सिर्फ जीत करके आए थे। अब ये 16 एमपी की जो टैली है, अगर इसको रिटेन करना है तो उन्हें ये आभास है कि इंडिया ब्लॉक में रह के ये रिटेन नहीं होगा, और अगर थोड़ी बहुत अपनी एक नेशनल स्टैचर बचानी है तो भाजपा के साथ अलायंस करके ये 16 एमपीज जो हैं उसमें से ज्यादातर, उनकी ऐसी धारणा है कि जीत करके आ जाएंगे। हो सकता है 2-3 सीटें इधर उधर उनको सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कम मिले, लेकिन जो तीसरा और आज की डेट में प्रधानमंत्री का जो उनका सपना है टूटने के बाद, जो सबसे बड़ा गोल है उनका, है कि उन्हें सीएम बने रहना है जब तक वो चाहें। अब वो एनडीए में भी सीएम बने रहेंगे और एमजी में, महागठबंधन में भी सीएम बने ही रहते। लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे? उन्हें ऐसा लगता है, एक तो लोकसभा की बात है कि 15-16 सीटें उनको रिटेन करनी है। उन्हें ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव उनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में पूरे प्रदेश में उभरा, और बीजेपी के पास आज भी नीतीश को टक्कर देने के लिए कोई लीडर नहीं है। तो फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव, एनडीए अलायंस जो है उनके लिए, अगर वो 2025 या उसके बाद भी सीएम बने रहना चाहते हैं, तो एक सेफ बेट है महागठबंधन अलायंस के कंपैरिजन में, क्योंकि महागठबंधन में अमिताभ जी, ये ऐसा आपको लगता है कि वो सीएम बना ही रहना चाहते हैं, बिहार की सियासत में ही जो है वो जारी रखना चाहते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जाना चाहेंगे? अभी जैसी कोशिशें यहाँ पर लग रही थी, पीएम के उम्मीदवार के तौर पर भी जो है ये चर्चा थी कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए।
हाँ, लेकिन अभी अगर जब उनका पीएम का स्वप्न ध्वस्त हो गया है, तो देखिए आज की डेट में मोदी जी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रह के वो रुतबा और वो आपको पावर नहीं है जो आप एक चीफ मिनिस्टर बन के रह सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर बनना तो वो कभी भी तय करेंगे। हाँ, अगर वो किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं या चुनाव हार जाती है एनडीए 2025 में, तो जरूर एक फिलर पोजीशन के तहत वो सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स में जो उनका रोल है वो सिर्फ एक पीएम की तरह देखते हैं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन के मोदी या अमित शाह के अंडर काम करने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। वो सीएम ही बने रहना चाहेंगे। और एनडीए के पास भी इनके अलावा 2025 में भी कोई कैंडिडेट नहीं है सीएम बने रहने का। जी। देखिए, हम ये जरूर देखते हैं कि इनकी 45 सीटें हो गई, ठीक है, लेकिन ये 45 हुई कैसे? ये 45 हुई ऐसे कि एनडीए ने एलजेपी को या लोक जनशक्ति पार्टी को हर जगह सिर्फ ये जहां पे खड़े थे, यानी जेडीयू जहां पे खड़ी थी वहां पे खड़ा कराया। और 31 सीटें जहां तक मुझे याद है एलजेपी की वजह से जेडीयू की कम हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जेडीयू की भी 70 से ऊपर सीटें आती। लेकिन तो वो तो ऐसा अभी नहीं है भी कि साथ में इनका एक होंगे, बेस उनसे कम भी हो कैसे गया। संतुलन ये बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये इतना आसान शायद ना देखिए, हो इनके लिए। नवीन जी, आपके पास यहाँ पर मैं आऊंगा अब, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि लग रहा है लगभग यहाँ पर अब बाहर जा ही चुके हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य अब आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है? उनके लिए तो बहुत मुश्किल यहाँ पर हो गया बिहार में सब चीजें। पिछली बार 39 जो है जीत गए थे बीजेपी और जेडीयू, अब भी कोई हालात हक में नहीं नजर आएंगे उनके। देखिए, बड़ा ये कोइंसिडेंटल है कि जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, अब वही नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन का अंत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के वॉकआउट करने का मतलब है इट इज ए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया अलायंस। ये जान लीजिए, एंड वॉक ओवर टू द बीजेपी इन 2024। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को सट आउट किया है बंगाल से, केजरीवाल तैयार नहीं है पंजाब में, और जो कांग्रेस का एटीट्यूड रहा है, आई थिंक बैफलिंग, कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसने इस पूरे क्राइसिस के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली, दे हैव जस्ट टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टू आइदर बंगाल हो चाहे बिहार हो। और बंगाल में तो स्पेशली जिस तरह का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में दिया, तो हमको तो जी। ऐसा एहसास हो रहा है कि लगता है कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई अलायंस और इंडिया अलायंस को जिंदा रखा जाए। अगर ये बिहार में जो क्राइसिस हुई है उसका अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है कोई पार्टी, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 2 महीने तक ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो इलेक्शन हुआ था, इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं की। उस समय जी। नीतीश कुमार रेस्टलेस हो रहे थे, बार बार स्टेटमेंट उनके आ रहे थे कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली थी उसको कमलनाथ ने कैंसिल कर दिया। जो एक बिल्कुल, माहौल इतनी कांग्रेस में मीटिंगें बनाया, हुई, उसके बाद भी कोई फैसला जो है वो कोई नहीं हो पाया। एक यहाँ पर अरेबस था चर्चा कांग्रेस में, आम जो है, जी, आम राय यहाँ पर नहीं बन पाई। तो कई सारी वजहें हो सकती हैं नीतीश कुमार की नाराजगी की। बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी और रुमन जी और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिहार में बड़ा जो है बदलाव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कल परसों में क्या कुछ वहाँ पर होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को कल 11 बजे तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया है और 12 बजे वो फैसला जो है अपना करेंगे। और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई तक जो है वो मार्च कर रहे हैं और वो अभी नवी मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आरक्षण पर फैसला नहीं लेती है तो वो 12 बजे अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। उनसे बात की हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन यूं तो 40 सालों से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन बीते 6 महीने से मनोज जरांगे पाटिल इसका चेहरा बने हैं। मनोज जरांगे पाटिल इस वक्त हमारे साथ है और देर रात भी इस वक्त बड़ी संख्या में समर्थक इनके साथ यहाँ पे जुटे हुए हैं। मनोज जी, आज सरकार के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए, आश्वासन दिया है, कुछ कागजात दिए हैं, आपने अल्टीमेटम दिया है, क्या बातें हुई आज रात से लेकर कल तक का प्लान आपका क्या है? प्लान आमरण ऑपरेशन है, हम आमरण ऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन उसका सिस्टम आने के बाद कल हम 12 बजे क्या करना है वो सांगना रहते। आपकी तरफ से हमेशा ये कहा गया कि सरकार 2 चेहरे दिखा रही है। एक तरफ से कह रही है कि आरक्षण देंगे, मांग मानेंगे, लेकिन उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। आज की जो बातचीत हुई है, बात का कहाँ आपको लग रहा है कि बात आगे बढ़ी और सरकार इस तरफ चाहती है कि आरक्षण दिया जाए?
कदम बढ़ाएंगे हम उनका, कदम कस का बढ़ेंगे, देखे थे ना हम भी। आपके मार्च की तस्वीरों के साथ किस तरह से आपको लग रहा है कि दबाव बना है? जब मुंबई कूच करते हुए आप आगे बढ़े, क्या उस कदम से आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बना है? दबाव का क्या संबंध नहीं है, वो हमारा है, वो देते नहीं, इसलिए ये लड़ाई। प्रमुख मांग आपकी बताइए। मराठा समाजचा ओबीसी मध्ये समावेश करना, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। वो वैसे सवाल जहाँ पे कहा जाता है कि जो मराठा समाज है वो क्षत्रिय के तौर पे, योद्धा के तौर पे जब देखे जाते हैं, तो आखिर ओबीसी में जाने के लिए वो सहमत क्यों है और क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है? कहाँ पर सरकार कमजोर पड़ गई? अदालती लड़ाई में सरकार कहाँ कमजोर पड़ गई आपको लगता है? नहीं, दो प्रकार के हम है कि हम क्षेत्रीय मराठी भी है और शेती कसने वाले शेतकरी भी हम ही है। दो अंग है हमको, ये क्षेत्रीय हम लड़ने वाले भी हम और खेती कसने वाले, इसलिए हमको ओबीसी आरक्षण चाहिए। सरकार नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा? नहीं मानी तो 12 बजे सांगतो ना उद्या। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखा नारी शक्ति का दम। परेड से लेकर हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला रहा। फ्रांस की सेना का दस्ता भी दिखा और फॉर्मेशन में पहली बार दिखा तेजस का दम। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। करीब 40 साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। पहली बार परेड का आगाज हुआ 100 महिला कलाकारों के शंखनाद से। फ्रेंच सेना का मार्चिंग दस्ता भी कदम ताल करता नजर आया। French troops and aircraft, and we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 मेन बैटल T-90 टैंक भी अपनी पूरी शान में नजर आया। रेजिमेंट के लेफ्ट जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर। ऑल ट्रेन व्हीकल भी कर्तव्य पथ पर दिखा। These vehicles can be used in the desert and mountainous regions. This team includes Agni. लोगों की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच तीनों सेनाओं का महिला दस्ता एक साथ परेड करती नजर आई। We have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this. सबसे पहले तो मैं बोलूँगा नारी शक्ति, चूँकि तकरीबन 75 से 80% लोग जो आज कर्तव्य पथ पर उतरेंगे वो सारी नारियां होंगी। दूसरा, आप देखेंगे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट, जो हम कहते हैं आत्मनिर्भरता का अगला कदम, वो आप देखेंगे, जो कि इन्फेंट्री के लिए वेरियस टेरेन्स, वेरियस प्रोटेक्शन लेवल्स की व्हीकल्स हैं, जो कि हमने इस बार इकट्ठे करके कर्तव्य पथ पर उतारा है और इससे हमारा जो सशक्तिकरण है उसके लिए ये एक मददगार स्टेप। तीनों सेनाओं की महिलाएं भी होंगी पहली बार एक साथ मार्च। यस, जो ट्राई सर्विसेज कॉन्टिंजेंट 2 महिलाओं का, एक जिसमें कि भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस की लड़कियां, उनके साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की लड़कियां, इसको कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की एक अफसर लीड कर रही हैं। कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी। सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का जोश देखते ही बना। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते भी महिलाओं के रंग में नजर आए। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। बीएसएफ का ऊंट दस्ता और बैंड अपने खास रंग में नजर आए। राज्यों की झांकियों में देश की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। यानी मध्य प्रदेश की झांकी का
उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में श्री राम लला दिखे। उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। विकसित भारत। वहीं लद्दाख की झांकी में महिलाएं आइस हॉकी खेलती दिखी। परेड की तरह झांकियों में महिलाएं ही फोकस में रहीं। वायुसेना डांस का कल्चर और झांकियाँ बहुत सुंदर थी। मुझे बहुत अच्छा लगा देश का कल्चर जानकर। आई फेल्ट वेरी प्राउड। Women contingents were there. I am proud of them. I am proud of my country. Really marvelous show, beautiful. नारी शक्ति भी दिखा यहाँ पर। नारी पूरी जो लड़कियाँ थी आज उन्होंने दिखा दिया कि नारी शक्ति क्या है आज। उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आज अपने पे गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ खड़े नारी शक्ति को देख रहे हैं। क्या खास लगा? भरकर जेबों में आशाएं। मुझे सबसे खास वो लगा जब एयरक्राफ्ट ऊपर से जा रहे थे, विभिन्न शेप ले रहे थे और उससे पता लग रहा है कि just like how India is promoting Indianization, and we could see the future because more power exists if India successfully Indianize the entire defense system. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle. वैसे लोगों को असली मजा आया लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास से। पहली बार कर्तव्य पथ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 उड़ान भरता नजर आया। Here these are shots of the Varuna formation. रफाल, सुखोई और तेजस के हवाई करतबों ने सबका मन मोह लिया। कर्तव्य पथ पर जो बच्चे बड़े सब लोग जो आए हुए थे परेड को देखने के लिए, उनका जोश और उत्साह देखते ही बना। कर्तव्य पथ से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।